खानज़ादा खामोशी से शहर पहुंच गया था। पूर्वा को तलाशना उसकी सोच से ज़्यादा मुश्किल साबित हो रहा था। उसका मोबाइल बंद था, जिसकी वजह से उसकी लोकेशन भी ट्रेस करवाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसे हर मुमकिन जगह ढूंढा था। वो अपनी आनी के घर भी नहीं गई थी। अदब खान को हाशिम खान और बहरोज़ खान के खुफिया ठिकानों पर नज़र डालने का कहा था। वो भी बंदे फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। उनका अपना घर, इर्द गिर्द का इलाका, आनी का घर और उनके मोहल्लेदार, हत्ता के प्रिहान के पेरेंट्स तक के घर को चेक कर लिया गया। हर जगह तो पूछ बैठे थे। अब तो लोग भी तासुब से देखने लगे। जवान लड़की गायब थी, जाने कहाँ गई थी और जाने किस हाल में मिले। कुछ ने तो ये भी कह दिया था कि शायद खुद किसी के साथ चली गई है। गई तो वो खुद थी, मगर इतना यकीन था कि किसी ऐरे गहरे के चक्कर में नहीं पड़ने वाली थी। कहाँ जा सकती है? वो ना समझ है, वो गई ही क्यों? सुबह तक तो ठीक था सब कुछ। ईसा की हालत ख़राब हो रही थी। पूर्वा का लापरवाह हुलिया और उसका कमसिन हुस्न हर किसी को मुतवज्जो करता था। वो सोच सोच कर ही बेबसी से पागल हो रहा था। रोड्स पर खामखा गाड़ी भगाते वो हर जगह देख रहे थे। सर दर्द से फटा जा रहा था। वो लड़की थी, जवान थी, कुछ भी हो सकता था उसके साथ। मूसा ने सुना तो वो भी शहर आने की जल्दी मचाने लगा। तुम वहीं रहो, क्या पता वो प्रिहान को मिलने हवेली गई हो, क्या पता वहाँ पहुँच जाए। खानज़ादा ने उम्मीद के तहत कहा। उम्मीद तो अच्छी ही रखनी थी। मूसा भी थम कर बैठ गया। पूरी रात भाग दौड़ करने के बाद सुबह घर पहुंचे तो बदहाल और मायूस थे। ये क्या हाल बना रखा है? जब गार्ड्स ने कह दिया कि लड़की खुद गई है तो क्यों ढूंढ रहे हो? सना बेगम तो ईसा की बिखरी हालत देख कर ही परेशान हुई थी, क्योंकि मुझे डर है वो किसी मुश्किल में होगी। ईसा घबराहट के मारे कपकपाती आवाज़ में बोल रहा था। खानज़ादा खामोशी से उठकर अपने कमरे में जा चुका था। प्रिहान की बार बार कॉल्स आ रही थी। उसने आह भरी। मैं ज़रूरी काम की वजह से शहर आया हूँ प्रिहान, अपना ख्याल रखना, फिर बात करूँगा। उसने कॉल बैक करके नरमी से कहा और उसका जवाब सुने बिना एक कॉल काट दी। प्रिहान या किसी को भी खबर होने से पहले पूर्वा को तलाशना बहुत ज़रूरी था। सना बेगम को सारा मामला पता था, मतलब बात ज़्यादा देर छुपी नहीं रहनी थी। वो सर पकड़े बेहाल सा बैठा था। काश वो पूर्वा को पेरिस भेज देता, आज उसके महफूज होने की गारंटी तो होती। जाने कहाँ गई, किस हाल में है। ईसा क्यों पागल हो रहे हो? कैसी मुश्किल हो सकती है? देखना आ जाएगी खुद। ना भी आई तो तुम्हारी परेशानी नहीं, अपनी हालत देखो ज़रा। बाहर सना बेगम जब्त किए ईसा को टोक रही थी। एक पल को ख्याल सा गुजरा था, उन्होंने भी तो जाने का कहा था, कहीं इस वजह से तो नहीं चली गई वो। तब गुस्से में बिना सोचे समझे जो दिल में आया बोल बैठी। अब उन्हें भी घबराहट हो रही थी। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि वो एक बार कहने पर यूं मुंह उठाकर चली जाएगी। क्या वो इतनी पागल थी? उन्हें अपने अल्फाज और लबो लहजा भूल गया था। ईसा निचला लब दांतों तले सख्ती से दबाए बैठा था। पूर्वा हर बात शेयर करती थी। कुछ मसला होता तो ज़रूर शेयर करती, मगर उसे हर बार कॉल्स करके एक एक शिकायत लगाने से खुद ईसा ने ही मना किया था। लेकिन वो ईसा को तो बता सकती थी। हाँ, उसका मोबाइल भी तो पास नहीं था। वो वेट कर लेती। शायद वाकई किसी ने कॉल की हो, कोई चाल या फिर प्रैंक। कुछ तो हुआ था, मगर क्या, मगर ये समझ ही नहीं आ रहा था। वो उलझा हुआ सा सोच सोच कर बेहाल हो रहा था। ईसा, सुन रहे हो? जाने दो अब। क्या खबर उसने भी अपनी बहन की तरह कोई अच्छा इंसान ढूंढ लिया हो। सना बेगम की बात पर वो करंट खाकर सीधा हुआ। वो दुनिया को जानती ही कितना है, और उसे मैं जाने नहीं दे सकता। वो मेरे निकाह में है, बीवी है मेरी वो। मेरी बात समझ रही है ना? अब ईसा खान की इज्जत है, और अपनी इज्जत को मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता। मेरा नाम जुड़ा है उसके साथ। वो हिज़ियानी कैफियत में चीखता अपने बाल नोचने लगा। सना बेगम इस इंकशाफ पर साकित बैठी रह गई। उसकी दुनिया बहुत छोटी है। वो गिने चुने लोगों को जानती है और उन सब से मोहब्बत करती है। उन सबको छोड़कर वो कहाँ जाएगी? उसे कोई ठिकाना मिल भी गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। मर जाऊँगा मैं उसके बगैर। वो बेचारगी से बोल रहा था। जाने किसने नज़र लगा दी थी उसकी मोहब्बत को कि वो जो यूं पहलू में थी, अब जाने कहाँ खो गई। उसकी बेबसी को महसूस करती सना बेगम तड़प उठी। ईसा की तो हमेशा वो हर ख्वाहिश पूरी करती थी। वो ज़रा सा उदास होता तो कलेजा मुंह को आता था। आज अनजाने में उससे उसकी कीमती चीज़ छीन बैठी थी। दिमाग में अच्छे से दिन के वक्त हुई मुलाकात दोहराई तो पूर्वा का परेशान चेहरा याद आया। वो कुछ बोलना चाहती थी, उन्होंने सुना ही नहीं। याद आ गया, शायद वो बताना चाहती थी इस निकाह का। उसने वाज़े बताया कि ईसा ने उसे जाने से रोक लिया। वो अकेली ईसा के पास थी। वो हक से नाम ले रही थी। ईसा की हुडी पहन रखी थी। सब कुछ तो वाज़े था, उन्होंने ना देखा।
उन्होंने ही ना देखा ना सुना, सोचा ही नहीं कि अगर खानज़ादा इन्वॉल्व था तो बगैर रिश्ते के कभी रहने ही ना देता। बात सुनो लड़की, ये जो तुम्हारा और तुम्हारी बहन का प्लान है ना, मैं कभी नहीं पूरा होने दूंगी। ईसा पर डोरे डालने से वो कभी नहीं मिलेगा। मार डालूंगी मैं तुम दोनों को अगर ऐसा घटिया काम भी किया तो। निहायत नीच खानदान है तुम लोगों का। माँ बाप मर गए और खाला ने इन कामों पर लगा दिया। अगर ज़रा सी भी गैरत है ना तो इस कमरे से नहीं, इस घर से ही चली जाओ। बहनें नहीं रख सकती तो कोई रिश्तेदार या किसी जानने वाले के यहाँ ही चली जाओ और इज्जत किसी जानने वाले के यहाँ ही चली जाओ और इज्जत से ज़िंदगी गुजारो। शक्ल गुम करो अब अपनी। उन्हें अपने अल्फाज याद आए, अब अपनी ज़ुबान के वार याद आ रहे थे। ऐसे जालिम अल्फाज के बाद में भी वो रुकती, ये मुमकिन ही कहा था। उसे गैरत का ताना दिया था, माँ बाप का ताना दिया, मरी हुई खाला तक पर तोहमत लगा दी। इसके बाद वो कैसे रुकती? जैसे कहा गया वो खामोशी से वैसे ही चली गई। अपनी गैरत साबित कर गई मगर सना बेगम को खड़े कद से अपनी नज़रों में गिरा गई। अपनी गैरत साबित कर गई मगर सना बेगम को खड़े कद से नज़रों में ही गिरा गई। अपनी लब सी बैठे। अब कैसे बताएं कि किसी दुश्मन की चाल नहीं, उनकी अपनी करनी थी, उनकी अपनी करनी थी। ईसा ये बात जान लेता तो सारी ज़िंदगी माँ का मुंह ना देखता। जरशे काफ़ी वक्त से मूसा को बेचैन देख रही थी। रात भर सो भी नहीं पाया था वो आराम से। बार बार उठकर मोबाइल चेक कर रहा था। कभी कॉल मिलाकर स्टडी रूम में चले जाता तो कभी विंडो से हवेली के बैरूनी गेट को तकता जैसे किसी का मुंतज़िर हो। सुबह फजर के लिए वो उठी तो वो कमरे में था ही नहीं। स्टडी रूम में पड़े सिंगल सोफे पर टांगे लंबी किए नींद ले रहा था। शायद वो अपनी माँ और भाई की वजह से परेशान है। जरशे को उस पर तरस आया। खान जी आपके लिए चाय बना लाऊं? जरशे के जाने पर वो आँख खोलकर उसे देखने लगा तो उसने झिझक कर पूछ लिया, नहीं बस मैं थोड़ी नींद करना चाहता हूँ, एक्चुअली बिजी था ज़रा, सो नहीं पाया। वो उठकर गर्दन दाएं बाएं करता भारी आवाज़ में वजाहत देता कमरे में पहुंचा। जरशे ने खामोशी से उसे देखा। आप ईसा भाई की वजह से परेशान हैं? बेड के पास रुककर उसने नरमी से पूछा। तकिए पर सर रखते मूसा के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आ गई। एक गहरी नज़र उसके अपने फिक्र में मुब्तला चेहरे पर डाली। अपनायत का एहसास वजूद में सुकून सा बनकर उतरा। वो तो पहले ही अजीज़ थी, फिर ऐसे फिक्र करती तो सीधी दिल में उतर रही थी। उसने बेसाख्ता हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। जरशे ने सवालिया नज़रों से देखा और झिझक कर उसकी चौड़ी हथेली पर अपना हाथ रख दिया। मूसा ने उसके हाथ पर लब रखे। ईसा ठीक है और इंशाल्लाह ठीक रहेगा। थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे पास तो मेरी भी थकान उतर जाएगी। मूसा के बोझल लहजे और हाथ पर महसूस होते लम्स पर वो झींप गई। आगे बढ़कर उसके पास बैठी तो उसके हाथ को अपने रुखसार से लगाए वो लेट गया। जरशे पर जमी हुई थी। आपने सोना नहीं? जरशे ने उसे देखते हुए पाकर बेसाख्ता का, सो रहा हूँ। तोबा, तुम तो देखने पर भी लड़ती हो। वो मुस्कुराहट दबाकर खफकी जताता करवट बदल कर उसकी गोद में सर रख गया। जरशे पहलू बदल गई। लड़ नहीं रही थी, मैं तो बस आपकी थकन के ख्याल से, वो वजाहत देती सटपटा गई। अब ठीक हूँ, तुम्हें थोड़ा सा थकना पड़ेगा अब। उसके यूं बैठे रहने की तरफ इशारा करता वो आंखें बंद कर गया। मगर एहसास था मगर चारा कोई ना था। सुकून भी क्या चीज़ है, मिलने लगे तो इंसान परवाह फिक्र भुलाए खुदगर्ज हो जाता है। जरशे शर्मीली मुस्कुराहट लिए उसका मगरूर चेहरा पूरे हक से देखती जा रही थी। उसे नहीं बता सकती थी कि उसके यूं हक जताने पर वो कितनी मगरूर हो जाती है। चाहे जाने का एहसास हर थकन उतार देता है। प्रिहान अपने कमरे में करवटें बदलती सोने में नाकाम हो रही थी। खानज़ादा ने अच्छी खासी नाराज़गी जता दी थी। शायद वाकई उसे अब अपना ख्याल खुद रख लेना चाहिए, मगर वो पूर्वा के मामले में बेबस थी। उसे जब ईसा के पास छोड़ने का इरादा किया वो कितनी ही देर मिन्नतें करती रही कि प्रिहान के साथ जाने को तैयार है, मगर ईसा के पास नहीं जाना। प्रिहान का दिल नहीं मान रहा था, फिर भी समझा बुझा कर उसे खामोश करवा दिया। अब वो बात करती थी तो नॉर्मल लगती थी। ईसा शायद ख्याल रख रहा था, लेकिन उसके लहजे में पहले जैसी खनक नहीं होती थी। अब वो लाड से भी नहीं बोलती थी। अब वो मिलने की ज़िद करती थी ना उसके पास आने की। प्रीसा के पास भेजने का कहा तो मान गई। ईसा के यूं टिकट फाड़ कर उसे रोकने की ज़िद पर कहा तो वो भी चुप हो गई। प्रिहान का उसका यूं बदल जाना दुखी कर रहा था उसे। यहाँ वो खाना ना खाए तो पूर्वा का ख्याल करने वाले बहुत से लोग मौजूद थे। जाने पूर्वा सही से खाती थी या नहीं। जब से सना बेगम गई थी प्रिहान का दिल खौफ से भर गया था। ऊपर से पूर्वा ने जब कॉल पर बात की तो उदास लगी। खानज़ादा के डांटने से भी खाइफ थी, मगर पूर्वा को नज़रअंदाज करना भी मुमकिन ना था। और अब खानज़ादा ना कॉल उठा रहा था ना उससे बात कर रहा था। इस बार उसने कॉल बैक करके काम का कहा और कॉल काट दी। प्रिहान को साफ महसूस हुआ जैसे बहाना बना गया। उसने पूर्वा का नंबर निकाल कर मैसेज टाइप किया।
पुरवा मैंने बात कर लिया है, तुम्हें प्रीसा आपी के पास भेज दूंगी। ईसा की मामा के सामने कम जाना और उनसे ज़्यादा बात भी मत करना। कुछ कहें तो हदीर को बताना, वो संभाल लेंगे। अपिया को माफ़ कर देना बेबी, मेरा स्वीट सा ट्वीटी। उसे मैसेज भेजकर उसकी तस्वीर देखती वो मुस्कुराई। सुबह की नमाज़ पढ़कर गर्म बिस्तर में लेट कर खुद से अहद करने लगी कि अब खाना पीना चाहे डबल करना पड़े कर लेगी। खानी बेगम भी जो कहेंगी कर लेगी, बस हदीर गुस्सा ना करे। वो गुस्सा हो जाए तो डरा देता था। वो सुकून से आंखें मूंद कर सोती देख नहीं पाई कि उसका मैसेज ना रिसीव हुआ न सीन हुआ। उसे खबर ही नहीं हुई कि पुरवा का सना बेगम से सामना भी हो गया, बातें भी सुन ली। हाँ, मगर इस बार उसने किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। वो खामोशी से सर झुकाए बैठी थी, हालत ऐसी कि जैसे कोई मरने के दर पर हो। वजूद साथ छोड़ चुका था मगर रूह निकलने से इनकारी हो जाए। दर बदर होती रही तो इतना महसूस नहीं हुआ, मगर जब ये बात जताई गई तो दिल को लग गई। प्रिहान ने उससे कितनी मिन्नतें की थी कि अपने साथ ले जाए, वो समझा बजा कर खुद चली गई। ईसा ने ख्याल भी बहुत रखा और जब जी चाहा अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाली। वो तब भी सहती रही, ना वो ईसा के साथ रहना चाहती थी ना खानजादा के घर। उसे अपने घर रहना था, मगर उसे अब शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उसका अपना तो कोई घर है ही नहीं। आनी का घर भी वक्ती सहारा था, वो मर गई तो सहारा ख़त्म। प्रिहान का अपना घर था, प्रीसा का भी अपना घर था और उसका घर, बस ये वक्ती सहारे। वो बेगैरत नहीं थी और किसी को फंसाने का प्लान तो हरगिज़ नहीं कर रही थी। एक टीनेज लड़की के लिए ये बात नहीं गाली थी, जो उसने सुनी और सहने की कोशिश में नाकाम हुई। दोस्त के पास आ गई, वक्ती सहारे ही लेने थे तो एक और सहारा से। बीना के मुंह से ये सब हालात हनिया उसके मुंह से ये सब हालात सुनकर शॉक्ड हुई। उसे सुनकर ही रोना आया। पुरवा तो फिर सह कर आई थी, बहुत बुरा हुआ, बट नेवर माइंड, सब बुरे हैं। मतलब तुम्हारी बहनें भी, किसी को फिक्र भी नहीं कि तुम यहाँ वहाँ झूल रही हो। ठिकाने ऐसे होते हैं क्या? उन आंटी ने तो बस तुम्हारी आंखें खोली हैं और कुछ नहीं। हनिया ने बेरहमी से तबसरा किया। पुरवा पत्थर का मुजस्मा बनी सर झुकाकर बैठी रही। साथ हैंड कैरी पड़ा था जिसमें उसकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें थी और बस एक ड्रेस तक नहीं रखा जो तन पर था, वही सब कुछ था। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अपनी दोस्त के पास पहुंचकर खुद पर गुजरी अब तक की सारी दास्तान सुनाने तक उसके आंसू नहीं रुके थे। दिल बुरी तरह डूब रहा था। इस बार ऐसी डिप्रेस हुई कि उसका दिल बहनों की तरफ भी माइल नहीं हुआ। वो जानती थी सना बेगम की बातें सहना मुश्किल है और किसी को भी बताने पर उसका ठिकाना फिर से बदल जाता। वो थक रही थी घर बदल बदल कर। हाथ में मोबाइल उसने सख्ती से थामा हुआ था, नाखून सफ़ेद पड़ रहे थे। ओके डोंट क्राई परी, मेरी बात सुनो, मैं हूँ ना। हनिया मजीद गुस्सा नहीं कर पाई उस पर। अपनी भी आंखें भर बैठी थी। हम उम्र थी, छोटी थी, ना समझाना आ रहा था ना हालात समझ आ रहे थे। हालात समझ आ रहे थे। अब तुम मेरे पास रहोगी, बस स्टडीज़ कंटिन्यू करो। सबसे पहले तो ये मोबाइल ऑफ कर दो, कॉल्स करके दिमाग जलाएंगे अब तुम्हारा। इनफैक्ट सिम तोड़ दो, मोबाइल में नंबर्स रहने देना, न्यू सिम लेकर दूंगी, कभी ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लेना। हनिया ने अपनी उम्र और सिन्फ के मुताबिक जज्बाती फैसला सुनाकर उसे मोबाइल छीना। वो जमी बैठी रही। हनिया ने खुद सिम निकाल कर तोड़ दी मगर नंबर्स मोबाइल में रहने दिए। उसे वहीं छोड़कर बाहर निकली, मुलाजमा से खाना मंगवाया और ज़बरदस्ती खिलाकर पुरवा को लेटा दिया। वो चाबी की गुड़िया बनी सब करती रही, लेट कर आंखें तक बंद कर ली मगर अब नींद किस जालिम को आनी थी। पूरी रात उसने सिसकते हुए आंखों में गुजार दी। सना बेगम की बातें दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसने हर बात शेयर कर डाली सिवाय निकाह के। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर हनिया ने माँ बाप के सामने उसका मसला बढ़ा चढ़ा कर रखा। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। लड़की की जिम्मेदारी उठाना आसान कहाँ था। बेटा रो मत, दुनिया की हकीकत यही है। तुम्हारी बहनें भी क्या करें, अपने घरों की हैं। लड़की के जब माँ बाप ना रहें तो उसका घर कोई नहीं रहता फिर। हनिया की मदर ने तासुब से तबसरा किया। वो ठिठर कर रह गए। कितना सच कहा था, वो भी इसी हकीकत में जीना चाहती थी। अपनों में बेनाम सहारे ढूंढने और उनकी छाँव में छुप कर रहने से कुछ नहीं मिला था। उसे यही बेहतर लगा, खो जाए और सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए। ना ईसा पर जब्र का रिश्ता थोपा जाए, ना हदीर को ज़बरदस्ती उसकी ज़िम्मेदारी उठानी पड़े और ना उसकी बहनों को उसे संभालने में अपने घर की फ़िक्रें छोड़नी पड़े। उसने मान लिया कि वो अकेली है। उसने वही किया, वही सोचा जो जज्बाती लड़कियां करती हैं। वो दुखी थी मगर उसे घर से नहीं निकलना चाहिए था। उसे निकाह की अहमियत का अंदाज़ा नहीं हुआ था उस वक्त भी। हनिया की मामा मुसलसल तासुफ और हमदर्दी से उसे देख रही थी। वक्त किस बेरहमी से बदला था। कल तक यही औरत उसे देखती तो क्यूट क्यूट कहते नहीं थकती थी, आज बस रहम से देख रही थी। आज बस सिर्फ तुरहम भरी नज़रों से देख रही थी। लोगों के रवैये और सोच आपकी ज़ात से नहीं, सिर्फ आपके हालात से जुड़े होते हैं। आप वही होते हैं, मगर जब हालात बदलते हैं तो लोगों के ख्यालात भी बदल जाते हैं।